हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम के 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें हम पंचायती राज इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हमने इसकी 5 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस समिति की सिफारिश थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। दोस्तों, ये जो किस समिति ने ये सिफारिश की थी, तो ये की थी BR मेहता समिति ने, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इसका गठन कब किया गया था? 1957 में। आप ध्यान रखेंगे, 1957 में समिति का गठन किया गया था। और इसने जो स्थानीय स्वशासन की स्तर बताए थे, 3 स्तरों को लागू करने की बात की थी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी। तो जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहली समिति कौन सी बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका गठन कब किया गया था? 1957 में। तो जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट इसी लगभग 1957 में ही आपको नवंबर के महीने में दे दी थी। और इसने जो स्थानीय स्वशासन लागू करने की बात कही थी, 3 स्तर पर लागू करने की बात कही थी। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो स्थानीय स्वशासन की बिल्कुल सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। आगे दे रखा है पद सौंपनिक संरचना की, तो ये इसके लिए गलत है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हर संडे को यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के लिए हम फ्री में लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा लेकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। जिस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन आना है, उसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न मैं अपने हाथ से डिज़ाइन कर रहा हूँ उस टेस्ट के लिए, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो बिल्कुल फ्री है, आप इसका लाभ उठाएं, फ्री की वैल्यू समझें। बहुत कम लोग इस टेस्ट को दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने साथी लोग जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों से कहें कि इस टेस्ट को जोड़ें। कोई पैसा नहीं जा रहा है, बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और टेस्ट दे देना है। आपको पैटर्न बताइए। 9 बजे ये टेस्ट संडे को शुरू हो जाएगा और 9 बजे आपको इसका रिजल्ट यूट्यूब पर हम अपने 9 PM पर इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। 5 टॉपर का हम अपने चैनल पर हर संडे को नाम भी लेते हैं, तो आपको पता ही होगा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम 5 टॉपर्स का नाम बता दें। टॉपर्स का मतलब ये है कि इस वजह से सभी लोग मोटिवेट होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे, ताकि वो लोग इन 5 लोगों में हासिल हो जाएं। और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके लिए हमारे चैनल की ओर से कभी ना कभी इनाम भी दिया जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट को दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दें, SSC GD का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है, तो 99 रुपये की, जिसमें 15 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत सस्ती और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप ये भी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, जो कि आप उत्तर प्रदेश है, उस टाइम संयुक्त प्रांत था, तो पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों, ये जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पंचायतों को पूरी तरीके से संकीर्णता नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब 1952 53 में जब हमारा ये जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी क्या बोलते हैं, जमींदारी एक कुप्रथा थी लागू, जब इसके हट जाने के बाद तो पंचायतें पूरी तरीके से सक्रिय हो पाई थी। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इस उन्मूलन के बाद पंचायती राज में बहुत ज़्यादा हमें सक्रियता और भागीदारी देखने को मिली है। कब हुआ था ये जमींदारी उन्मूलन? 1952 53 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है? बी के थोंगन समिति 1988 में बिल्कुल सही है। जी बी के राव समिति 1985 में बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति 1977 में बिल्कुल सही है। एम एल सिंघवी समिति 1980 में बिल्कुल गलत है। ये कब हुई थी? 1986 में। तो ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी 11वीं अनुसूची का विषय है? कृषि एवं कृषि विस्तार बिल्कुल सही है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल और जल क्षेत्र का विकास, ये भी सही है। ग्रामीण आवास, तो ये भी इसके बारे में सही है। शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सह शिक्षा, ये भी सही है। नगरीय योजना, जिनके अंतर्गत शहरी योजना भी है, तो ये शहरी से रिलेटेड है, ये तो नहीं हो सकती। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना, तो ये भी इसके बारे में नहीं है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है? दोस्तों कौन सक्षम है आप ध्यान रखेंगे? जिला मजिस्ट्रेट। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जिला मजिस्ट्रेट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा? डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि कलेक्टर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको, इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। डीसी, डीएम, यानी जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है? दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? गणपूर्ति का मतलब, मान लो कोई बैठक होना, जैसे कि उसके 100 सदस्य होना है। किसी भी जैसे सभा के 100 सदस्य हैं। अब सभा ऐसा नहीं है कि डेली आपको 100 ही लोग मिलेंगे और सभा चलने लगेगी। तो सभा के लिए इन्होंने एक मानक, एक मापदंड रखा होता है कि इतने लोग होंगे तो ही सभा का कार्य स्टार्ट होगा। अब मान लो 100 लोग हैं और 100 में से 95 ना आए और 5 लोग आए, क्या सभा स्टार्ट हो जाएगी? तो लेकिन अलग अलग मानक दंड रखे होंगे तो इस हिसाब से चल सकती है। अब ये कितना हो जा रहा है? इसका 1/20 भाग हो जा रहा है 5। अगर 5 लोग आएंगे तो ये नहीं चलेगी। इसीलिए इसी तरीके से ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने कितने सदस्य न्यूनतम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, सभा स्टार्ट अपना कार्य कर सके। तो इसके लिए कितनी होना चाहिए आप ध्यान रखेंगे? ये होने चाहिए 1/3, सॉरी ये होना चाहिए 1/5, यानी 1/5 होना चाहिए, तभी आप ये चल पाएगी। अगर 100 लोग हैं तो इसका 5 आ जाएगा 20। तो 20 लोग अगर होंगे, अगर 100 सदस्य हैं तो 20 लोग अगर होंगे तो ही क्या होगा, सब अपना कार्य स्टार्ट करेगी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है। दोस्तों ग्राम सभा का मैंने आपको मतलब बताया था, वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम दर्ज होते हैं वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि ग्राम सभा संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या कितने लोगों का उपस्थित होना जरूरी है? मान लो कोई ग्राम सभा में कोई बात होना है या कोई प्रस्ताव पास होना है। अब कुछ लोग, बहुत कम लोग पहुंचे और मान लो एक परिवार के ही सदस्य सोचें, कि कोई हमें प्रस्ताव पारित करना है, तो क्या पारित हो जाएगा? नहीं होगा। जब लोग उसकी गणपूर्ति, यानी कि जितने मापदंड बना दिया गया कि उतने लोग होना चाहिए तो ही उसका कोई प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक मापदंड बना रखा है। तो कितना होना चाहिए? अगर 1/3 लोग पहुंच जाएंगे और उसका वोट देंगे तो ही क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो पाएगा। यानी अगर 100 लोग हैं तो लगभग 33%, यानी 33 लोग होना चाहिए वोट देने के लिए, तभी क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठक होनी चाहिए। एक बैठक खरीफ की फसल के बाद, दूसरी रबी की फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा। दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यह हो जाएगा आपका जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा ग्राम सभा का प्रधान। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, तो ये आप ध्यान रखना, ग्राम सभा की जो बैठक होती है तो वो एक बैठक खरीफ की फसल के बाद, दूसरी रबी की फसल के बाद, तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा का प्रधान। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों का चुनाव कौन करता है?
तो पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। जो राज्य चुनाव आयोग की संरचना होती है तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत आती है। ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? दोस्तों ये कौन करता है? तो ये करता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? दोस्तों सरपंच की नियुक्ति कौन करता है? तो सरपंच की नियुक्ति करने के लिए जो पंचायत के सदस्य होते हैं, पंचायत के सदस्य अगर जो 5 पंच होते हैं तो वही क्या करेंगे, वही सरपंच उनमें से ही एक पंच बना देंगे। तो वही क्या कहलाएगा? सरपंच। तो सरपंच की नियुक्ति कौन करता है? पंच, यानी सरपंच की नियुक्ति पंचायत के सदस्य होते हैं वही करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देंगे? दोस्तों ये किसे देंगे आप ध्यान रखेंगे, ये देंगे नियत पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पंचायतों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो सरपंच करता है, ये भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों कितना प्रावधान है? 1/3 यानी कि 33%। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये धारा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत धारा अधिनियम है, तो धारा 11A के अंतर्गत ये आरक्षण दिया गया है। तो 11A(4), तो ये धारा, इस धारा को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज में अधिनियम में के अंतर्गत आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया? 33%, यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट था। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? तो किस अधिनियम में कही गई है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये कही गई है धारा 11A(4) में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान की चयन की बात करता है? तो कौन सी करता है आप ध्यान रखेंगे? धारा 11B। तो इसके अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्राम सभा में कौन होते हैं? जो वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं निर्वाचक नियमावली में, वही सब ग्राम सभा होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत क्या होता है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है। मान लो आप 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं, लेकिन अगर आपका नाम निर्वाचक नियमावली में नहीं है तो आप ग्राम प्रधान को नहीं चुन सकते, क्योंकि आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे किस धारा के अंतर्गत है ये? 12B(6) के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा के कार्य धारा 11B के अंतर्गत कौन से कथन सही हैं? तो पहला है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक जुटाना और दान देना। नेक्स्ट है आपका समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन। दोस्तों इससे पहले कौन सा था? 168 का। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। 11B(6) के अंतर्गत होता है। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो आगे दे रखा है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक जुटाना और दान देना। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लाभार्थी की पहचान करना। ये भी सही है। गांव के विकास में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। ये भी सही है। ग्राम पंचायत की स्थापना करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। मैदान एवं 4 गाँव का विकास करना, ये भी धारा 11(5) के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? दोस्तों ये किस धारा के अंतर्गत दे रखा है? तो धारा 12(3) के अंतर्गत ये चीज दे रखी है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कब से शुरू होगा? तो पहली बैठक से, जो ग्राम सभा की पहली बैठक से लेकर
ये शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और 5 वर्षों तक चलेगा, यानी कि पहली बैठक से उसका समय शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा? 5 वर्ष तक। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है? दोस्तों कौन सी करती है? तो धारा 2H इसे परिभाषित करती है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं, उन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाएं। धाराओं से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में कब की थी? तो कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को पता भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था? जैसा कि आपको पता है, अशोक मेहता समिति की का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1977 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। तो ये 2 डेट इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो पंचायती राज को प्रभावी बनाने के लिए 2 स्तर की बात कही थी, वो स्तर कौन कौन से थे? तो ये था जिला स्तर और मंडल स्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था? दोस्तों ये किस समिति का उद्देश्य था? तो ये था ML सिंघवी समिति का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो राजीव गांधी की सरकार में ये समिति का गठन किया गया था 1986 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस समिति का मुख्य जो काम था, तो पंचायतों को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना था, टाइम पर चुनाव हो और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की भी बात इस समिति ने कही थी। तो आप इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पंचायती राज समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये जब हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने 1962 में के संतनम समिति का गठन किया था। तो इसका जो मुख्य काम था, तो पंचायती राज संस्था को वित्तीय मामलों के लिए नियुक्त किया गया था। ये चीज़ आप इसके लिए ध्यान रखेंगे। और इसी समिति ने 1964 में CBC का गठन किया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, के संतनम समिति। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में भाग 4 में आपको देखने को ये मिलता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था? दोस्तों 4 स्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था GV राव समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इस समिति की जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 1985 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 4 स्तर थे, कौन कौन से स्तर थे? तो राज्य स्तर पर उन्होंने राज्य परिषद की बात की थी, राज्य परिषद की बात की थी। जिला स्तर पर विकास के लिए जिला परिषद की स्थापना की बात की थी। वहीं इन्होंने मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के गठन की बात कही थी, मंडल पंचायत होना चाहिए। वहीं ग्राम स्तर के लिए इन्होंने क्या कहा था? ग्राम सभा का गठन होना चाहिए या ग्राम पंचायत होना चाहिए। तो ये 4 स्तर की बात कही थी। दोस्तों कौन से राज्य में 4 स्तरीय ये स्थानीय स्वशासन लागू हुआ है? तो ये आपको पता होगा। अगर नहीं है पता तो आप पता करके कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज आपको मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी से 24 अप्रैल 1993 के बाद स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी गई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को।
तो ये डेट भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज से अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया था? दोस्तों, किसने बनाया था? तो ये बनाया था ग्राम सभा को। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ये बनाया था पंचायत समिति को। तो ये पंचायत समिति को बनाया था, बलवंत राय मेहता की बात हो रही है। बलवंत राय मेहता ने सबसे ज़्यादा ये पंचायती राज में सबसे शक्तिशाली किसे बनाया था? पंचायती राज पंचायत समिति को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। और 3 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात कही थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें थी। दोस्तों, अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज गठन के 3 स्तरों की बात, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इन्होंने 2 स्तर की बात कही थी। पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं। उपयुक्त सभी नहीं, इसका मतलब ये है पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? अशोक मेहता समिति ने कही थी। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस समिति का गठन 1977 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, इस समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1978 में। और इस समिति का सुझाव क्या था? 2 स्तर पर स्थानीय स्वशासन लागू होना चाहिए। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न लगे या गलती से हो जाती कभी कभी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं है कि जो सब सही सही बताऊँगा। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए मैंने पढ़ रखा है पहले से, तो आपके लिए पहले पढ़ता हूँ फिर उसके बाद ही इन क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर आपको सही बताऊँ। फिर भी अगर कोई बाई मिस्टेक या गलती से कोई क्वेश्चन गलत बता दिया जाए या छूट जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, UPSSC BPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से देखें। और जो टेस्ट है हर संडे को हो रहा है, 9 बजे स्टार्ट हो जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्सा लेने के लिए बोलें। उससे ये फ़ायदा आपका भी होगा कि आप भी चेक कर पाएंगे कि आप उन लोगों के बीच कितना कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि टेस्ट बंद कर दें, तो कुछ लोगों का मानना है कि टेस्ट बंद ना किया जाए, टेस्ट हम दे रहे हैं। तो जो लोग 2 4 या 10 12 लोग अच्छे लोग हैं, तो उनके लिए टेस्ट ये खुला रहेगा। और उन लोगों से मैं चाहूँगा कि वो और लोगों से कोशिश करें कि और लोगों को भी इस टेस्ट को देने के लिए बोलें। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, तो फ्री की वैल्यू समझें। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।